हेलो स्टूडेंट्स, गाउस के नियम के अनुप्रयोग अपने कर रहे थे। उसमें 4 एप्लीकेशन अपने देख चुके थे। 5th एप्लीकेशन अपने करने जा रहे हैं आज कि कंडक्टिंग स्फीयर है, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र अपने को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कंडक्टिंग स्फीयर है, उसमें अपने को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इससे लास्ट जो 4th एप्लीकेशन थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टिंग शेल हो, यानी खोखला गोला है कोई भी, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और ये अपने गाउस के नियम के अकॉर्डिंग फाइंड भी किया था। अब आता है अपने पास, अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, चालक गोला है, ठोस गोला है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र, मैंने पिछली टर्म पे भी बताया कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा और हमेशा 0 होता है। ध्यान रखना, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसको अपने आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सपोज ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, चालक गोला है, उसको अपने बाहर से +Q चार्ज दे रहे हैं। +Q चार्ज देंगे तो +Q चार्ज इसके, जैसे मैंने बताया था कि कुचालक गोला हो तो उसके अंदर पूरे आयतन में आवेश जाता है, लेकिन चालक गोला है तो उसके अंदर आयतन में आवेश नहीं जाएगा। जो अपने बाहर से दे रहे हैं वो कहाँ रहेगा, सतह पे रहेगा। इसका क्या कारण है कि सतह पे रहेगा वो आवेश? इसका मुख्य कारण ये है कि जब भी आप आवेश को देते हो, जब भी किसी चालक ठोस गोले पर आवेश को देते हो तो इस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करने के कारण वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जहाँ पर रह सकता है वहाँ रहेगा। इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे कहाँ रह सकता है, वो सतह पे रह सकता है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझो कि हर कोई व्यक्ति, आप भी ये चाह रहे होंगे कि हम स्टेबल हो जाएं, हम स्थायी हो जाएं, तो स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए। ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रवृत्ति इन आवेश की होती है। वो भी चाह रहे हैं कि हम स्टेबल रहें। जितना पास पास आवेश रहेंगे उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, तो वो चाहते हैं कि मैं दूर दूर हो जाएं। तो जब भी आप आवेश दोगे किसी भी बॉडी को, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को, तो आवेश मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहता है, अधिकतम दूरी पे रहना चाहता है। और वो मैक्सिमम डिस्टेंस इस केस में कहाँ हो सकता है, इसकी सतह। तो ये मुख्य कारण है कि सतह पर आवेश, सारा का सारा सतह पे आवेश आ जाता है स्टेबिलिटी के लिए, या इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, टेंडेंसी ऐसी होती है, ये आप कह सकते हो। पहला कारण इसमें अपनों ने ये बताया। सेकंड, इसमें आप ऐसे भी कह सकते हो, दूसरी तरीके से अगर इसको एक्सप्लेन करें कि सपोज इसके अंदर, जैसे मैंने बताया कि इसमें नेट चार्ज, जो एक्सटर्नल चार्ज दिया आपने, अंदर चार्ज नहीं होगा, नेट चार्ज 0 होगा। जो आपने दिया उसकी बात कर रहे हैं, वो सतह पे रहेगा सिर्फ, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण 0 होगा। सपोज अपने कह रहे हैं कि अंदर चार्ज पहुंच गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो कि अंदर चार्ज है। अगर अंदर चार्ज होगा, अंदर आवेश होगा, तो इसके अंदर, किसी भी चालक के अंदर अपने जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी चालक के अंदर। सपोज अपने अब इसका उल्टा ले रहे हैं, जो सही नहीं है उसको लेके चल रहे हैं कि क्या होगा अगर ऐसा होता। अगर अपने कहें कि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 ना होता तो क्या होता, या दूसरे शब्दों में कह लो कि अंदर भी ये आवेश पहुंच जाता, तो वहाँ आवेश के कारण या विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स पर बल लगता। और ये बल अपनों ने बताया था F = QE के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, अगर धनात्मक आवेश है तो बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होती है, और ऋणात्मक आवेश है तो बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है। क्लियर है? अब देखो, अगर जैसे मैंने बताया कि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, तो इन इलेक्ट्रॉन पर, जो अंदर आवेश है, मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉन है, उन पर बल लगता। बल लगने के कारण उनमें गति होती, और गति, सपोज परमानेंट विद्युत क्षेत्र है तो ये परमानेंट गति होती, मोशन होती। इस मोशन के कारण इस चालक के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती, इसमें इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाती, और वो लगातार बहती रहती, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इस कारण अपने कह सकते हैं किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमेशा और हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। ठीक है, उसका पहला कारण अपनों ने क्या बताया, इसकी टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति। प्रवृत्ति है कि अधिकतम दूरी पर रहे वो प्रतिकर्षण के कारण, तो सतह पे रहेंगे। दूसरा, इसमें ये कह सकते हो आप कि अगर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता तो इसमें धारा बहती, जबकि ऐसा नहीं होता है। धारा इसमें ये विलगित है। विलगित का मतलब, आइसोलेटेड का मतलब अपने ये कह रहे हैं कि बाहर से आपने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगा रखी है इस गोले पे। ठीक है, उस केस में धारा, अगर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है तो बल लगेगा, बल के कारण इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और धारा बहेगी।
जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसीलिए अपने कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान चालक के अंदर हमेशा 0 होता है। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो कि सपोज एक चालक है, उसको बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दें, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ये एक चालक है, ये एक चालक प्लेट है, इसको बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया अपनों ने, ये बाहर से अप्लाई किया हुआ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई आउट से दिखा रहा हूँ मैं इसको। बाहरी विद्युत क्षेत्र है, सपोज यहाँ विद्युत क्षेत्र है था पहले, और फिर किसी चालक को आपने यहाँ रख दिया, तब अपने कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। वो देखिए, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश के कारण उत्पन्न होता है वो बहुत कम माइन्यूट टाइम के लिए ज़रूर उत्पन्न होता है। वो होता है लगभग 10⁻⁹ सेकेंड, नैनो सेकेंड जिसको अपने कहते हैं। नैनो सेकेंड के लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन वो टाइम बहुत ही कम है, तो अपने ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि ये टाइम देखें तो बहुत ही कम है। अब यहाँ पर आते हैं कि इसी को दूसरे रूप में ले रहे हैं अपने, कि एक आपने कंडक्टिंग कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर हो सकता है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, कोई चालक ले लिया, उसको बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया। इसको मैं कह रहा हूँ बाहरी विद्युत क्षेत्र, ई आउट मतलब आउटसाइड में जो बाहर से अप्लाई किया विद्युत क्षेत्र वो वाला है। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर से विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ये वाली, इसका मतलब इसको ये कह सकते हो आप प्लस से माइनस की ओर होती है, अपने जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, सपोज ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो आवेश कितना होगा, नेगेटिव। तो बल की दिशा कौन सी होगी, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, या यूं कह लो कि इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। उसके कारण क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस प्लस की ओर अट्रैक्ट होंगे, यानी इस तरफ आएंगे। जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे लेफ्ट साइड में आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। और राइट साइड में विद रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। इसके विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं अपने, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ कि बाहरी विद्युत क्षेत्र है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये वाली है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ई आउट। और अंदर की कहानी देखो आप, अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है प्लस से माइनस की ओर, यानी कि ये वाली डायरेक्शन में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको मैं कह देता हूँ ई इन, ठीक है। ये ई इन और ये वाली मैंने बताया आपको ई आउट, जो अप्लाइड है, जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। और बहुत जल्द यानी बहुत कम समय में क्या होता है, ई इन और ई आउट, इन दोनों का परिमाण समान हो जाता है। दिशा तो अपने देख रहे हैं ऑपोजिट है, परिमाण तुरंत ही जैसे ही आप अप्लाई करते हो तुरंत ही इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी इन दोनों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत। जैसे अपने कहते हैं कि सपोज एक बॉडी है, 5 न्यूटन का बल इस पर इस तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इस तरफ लग रहा है। 5 न्यूटन, तो इनका देख रहे हैं परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। कोई कहे कि नेट बल कितना लगेगा इस पे, तो अपने कहेंगे नेट बल इक्वल टू 0। सेम यहाँ पर है कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नेट कह सकते हो इक्वल टू 0। तो ये रीज़न है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें 0 होती है। पहले अपनों ने बताई ये वाली, दूसरी इसमें इस तरीके से भी बता सकते हो। लेकिन तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, अगर अपने किसी भी कंडक्टर पे, जैसे अपने कहें ये चालक है, इस पर अगर आप सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हो, सपोज मैं यहाँ बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, ये पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, उस केस में यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें और करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। उस केस में कहेंगे कि ये आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है ना, इसमें बाहर से आपने एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो वो अलग केस है जिसमें धारा बहती है। इन केसेस में धारा नहीं बहेगी। तो ये कारण है कि किसी भी समरूप आवेशित चालक गोले के कारण, अब इसको इस रूप में ले, गोला ले, तो बाहर विद्युत क्षेत्र, इसमें जो बाकी केसेस जैसे अपनों ने देखा था इससे पहले वाले केस में कि बाहर विद्युत क्षेत्र निकाला था गोले के, फिर सतह पे निकाला था और फिर अंदर, 3-4 केस, फिर अपनों ने सेंटर पे 4 केस किए थे, सेंटर पे इसी में आ जाएगा। तो इसमें बाकी सारे केसेस है वो सेम होंगे जो अपनों ने इससे पहले वाले में किया था, अपनों ने सेल के लिए यानी खोखले गोले के लिए किया था। याद होगा आपको, खोखले गोले के लिए बाहरी विद्युत क्षेत्र था
KQ/r²। क्लियर? यानी इस गोले के बाहर यहाँ इस बिंदु पर डिस्टेंस r माने तो r ये था। सतह पे था ई सरफेस पे KQ/R²। अंदर कितना था 0। ये अपने वहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। और कंडक्टिंग ये भी तीनों कर चुके हैं। ये दोनों इसके लिए भी कंडक्टिंग स्फेयर के लिए भी कॉमन है। जो अपनों ने वहाँ किया था एज इट इज़ वो है, कहीं चेंज नहीं है। अंदर विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर 0 क्यों होता है वो अपनों ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। इस वजह से किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा यूज़ भी है। अगर किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर विद्युत परिरक्षण। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? किसी भी सेल में सपोज खोखला गोला है, जैसे अपनों ने इससे पहले वाले में पढ़ा, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। उसका यूज़ करें अपने कि जैसे ये एक खोखला गोला है, ठीक है, बाहर से आप कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगा दो, बाहर से विद्युत क्षेत्र कितना भी क्यों न लगा दो, इसके अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इस कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्थिर विद्युत परिरक्षण में। कैसे, इसके और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये इसी के अंदर आया इसीलिए मैंने साथ बता दिया। इसके एप्लीकेशन तो नहीं कह सकते लेकिन इसका यूज़ कह सकते हो आप। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब, हम एक चीज़ और देखें, इसका जो ग्राफ बनेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एज इट इज़ वही बनेगा जो अपनों ने सेल के लिए किया था। ठीक है ना। तो अब आता है अपने पास स्थिर विद्युत परिरक्षण। जैसे मैंने बताया, किसी भी कंडक्टर के अंदर, चाहे वो सॉलिड हो चाहे होल हो, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 होगी। सपोज जैसे बिजली कड़कती है, अपने ये चाह रहे हैं कि किसी भी वस्तु को विद्युत क्षेत्र से या बिजली कड़क रही है उससे बचाना है, तो उसको कैसे बचाएंगे अपने? उसका एक सिंपल सा तरीका है कि कोई भी कंडक्टर हो, उस चालक सतह है, इस वस्तु को अगर यहाँ इसके अंदर रख दें, सपोज मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, बाहर से विद्युत क्षेत्र आप कितना ही क्यों ना अप्लाई करो, जैसे बिजली कड़क रही है, दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, इस पर बिजली गिर जाती है, जिसको थंडर कहते हैं, अपने लाइटनिंग कहते हैं, वो अगर गिर जाती है इस पर, तो क्या होगा उस केस में अपने कहेंगे कि इस पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। क्लियर है? इस पर विद्युत क्षेत्र का मान, यानी इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। इसी को अपने कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्थिर विद्युत परिरक्षण। ये छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। किसी भी वस्तु को किसी चालक के अंदर रख देने पर बाहरी विद्युत क्षेत्र या बाहरी आवेश के कारण, कह सकते हो बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण, इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, या यूँ कहें कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है और ये वस्तु बाहरी विद्युत क्षेत्र या बाहरी आवेश से सुरक्षित रहती है, शील्ड रहती है, मतलब कवर्ड रहती है। इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्थिर विद्युत परिरक्षण। क्लियर है? एक एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा कह सकते हो, जैसे एक पिंजरा है, ठीक है ना, इस तरह का कोई पिंजरा ले लिया आपने, इस तरह से, जो मेटल का बना हुआ है पिंजरा, उसके अंदर किसी वस्तु को अगर आप रख दो, इसको फेराडे केजेस भी बोलते हैं। किसी भी पिंजरे के, जो पिंजरा बना हुआ है, जैसे पक्षियों को रखते हैं, उस पिंजरे के अंदर किसी पक्षी को रख दिया, किसी वस्तु को रख दिया, और बाहर से कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों न अप्लाई किया जाए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? ये एग्जांपल है स्थिर विद्युत परिरक्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कहाँ यूज़ है। जैसे अपने फिजिक्स लैब में यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ये सारे यूज़ करते हैं। इनके अंदर कॉपर यूज़ होता है, जो कुंडली बनी होती है वो कॉपर की, जनरली कॉपर की होती है। तो उसको सुरक्षित रखना है अपने को, सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, बाहरी विद्युत क्षेत्र से। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक कोई भी क्यूब के आकार की हो सकती है, या क्यूबॉइड हो सकती है, घन या घनाभ के आकार की कोई लोहे की बनी हुई संदूक, पेटी जिसको अपने कहते हैं, उसके अंदर रख दो आप। ये घन या घनाभ के आकार की आपने एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स के अंदर आपने गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर ये रख दिए। बाहर से कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों ना हो या इस पर अप्लाई क्यों ना किया जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इसका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहरी विद्युत क्षेत्र है, उससे हमेशा सुरक्षित रहेगी। इसी को कहा जाता है, यही एग्जाम्पल है कि इसका स्थिर विद्युत परिरक्षण।
एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका ये कह सकते हो कि सपोज आप जा रहे हो कार में जा रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो और बिजली कड़क रही है, भयंकर बिजली कड़क रही है आसमान से, तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा। सपोज आप एक कार में जा रहे हैं और इस डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऊपर से बिजली गिरने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करोगे आप। क्या आप विंडो खोल के कहीं पेड़ के नीचे चले जाओगे, क्या आप विंडो खोल के कहीं भाग जाओगे, क्या करोगे, सोच के देखिए आप। मैं बताता हूँ आपको। ऐसी स्थिति में आपको जितने भी विंडो है कार की वो क्लोज करके उसके अंदर ही बैठा रहना चाहिए आपको, तो आप इंटैक्ट रहोगे, सुरक्षित रहोगे। क्यों? क्योंकि बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी या यूँ कह लो कि थंडरिंग जो हो रही है वो इस पर ऊपर गिरेगी, तो वो मेटेलिक बॉडी, धातु की सतह होने के कारण आवेश उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्थिर विद्युत परिरक्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। क्लियर है? तो ये आता है अपने पास समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र एज इट इज, सारे इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जो थर्ड 3 पॉइंट अपन का वो सेम प्रीवियस केस से है, ग्राफ भी वैसा ही बनेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 6th पॉइंट की तरफ, जो अपने पास आता है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, यानी कि कुचालक गोला। कुचालक गोला है 6th पॉइंट। देखिए तीनों केसेस जो अपनों ने किया है वो कुछ पार्ट शुरू वाले सिमिलर है। जैसे पहले अपनों ने किया था शेल वाला गोलीय कोष जिसको खोखला गोला कहते हैं, उसके फिर चालक गोला और फिर कुचालक गोला। तो शुरू के केसेस है वो सिमिलर है, कहीं चेंज नहीं है उनमें, बस शब्द चेंज है कि वहाँ अपने वो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ वहाँ कंडक्टिंग था, यहाँ नॉन कंडक्टिंग। कैसे देखिए, सपोज ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कुचालक गोला है, इस पर एक्सटर्नल चार्ज आपने दिया टोटल क्यू चार्ज दिया है, तो ये इसके पूरे आयतन में अंदर समाहित हो जाएगा या अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? अब अपने को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है, ये इसका सेंटर मानते हैं। एक तो जैसे मैंने पहले बताया फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे और इसके सेंटर फोर्थ पॉइंट कह लो, 4 जगह अपने को फाइंड करना है। इसके बाहर, इसकी सतह पे, इसके सतह और केंद्र के बीच यानी अंदर कह लो, और चौथा अपने करेंगे इसके केंद्र पर। ठीक है? तो पहला और दूसरा कॉमन केस है, जैसे अपनों ने पहले किया। रिजल्ट क्या आए थे कि बाहर अपने निकालते हैं, पहला केस कितना था, KQ/r², ये डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है? सेकंड केस, स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना, इसके पीछे वाली वीडियो वो ज़रूर देखें आप। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सोचेंगे कि ये क्या बता रहे हैं तो आपको क्लियर शायद ना हो पाए। कोशिश मेरी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, लेकिन पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें गॉसेस लॉ से या उससे भी पीछे वाली, ताकि ये चेन है, एक तरह से कनेक्टिविटी है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सेकेंड आता है ई सतह पे, सरफेस पे, ये आता है KQ/r की जगह R, ये अपने पहले कर चुके हैं। अब बात आती है तीसरा पॉइंट, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये मैं रिपीट नहीं करवा रहा आपको क्योंकि एज इट इज़ है। थर्ड पॉइंट आता है गोले के अंदर, और गोला कौन सा है, कुचालक गोला है। गोले के अंदर यानी कि r इज लेस देन R। इसको देखिए आप, गोले के अंदर अपने को विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, और यहाँ अपने को फाइंड करना है, ये अज्यूम करो, और इसकी रेडियस है वो R है इस गोले की। ठीक है? अब अपने को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, सपोज इस पॉइंट P पर फाइंड करना है। पहले एक चीज़ देखते हैं, इसमें इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होगी, रो। मैंने आपको पहले भी बताया था, रो इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब टोटल चार्ज अपॉन इट्स वॉल्यूम। टोटल चार्ज अगर अपने कैपिटल क्यू कह रहे हैं, इसका आयतन V, इसको कहते हैं अपने आयतन आवेश घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू Q/V इस गोले की, और इसको एक्सटर्नल चार्ज अपनों ने दिया है Q। रो इज इक्वल टू Q/V, तो यहाँ से अगर आप देखो Q इज इक्वल टू रो इंटू V, या Q इज इक्वल टू रो इंटू गोले का आयतन,
वो अपने जानते, क्योंकि आवेश पूरे आयतन में चला जाता है, अंदर तक चला जाता है। तो आयतन इसका किसी भी गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई इसकी त्रिज्या की क्यूब यानी आर क्यूब। इस इक्वेशन का कहीं ना कहीं यूज़ करना है अपने को। क्यू और रो में ये रिलेशन होगा, क्यू इजिकल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आते हैं अपने यहाँ पर, सपोज यहाँ फाइंड आउट करना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर। गाउस के नियम के अनुप्रयोग है तो अपने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। सपोज ये एक गाउसीय पृष्ठ अपनों ने अज्यूम कर लिया, ये वाला, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। अब एक चीज़ स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस थोड़ा सा अलग है, सबसे लीक से हटके है, तो विशेष रूप से इसको आप अच्छे से देखें। इस टोटल आवेश में चार्ज कितना, टोटल स्फीयर में चार्ज कितना था, +q, ठीक है। इस अंदर वाले आवेश में चार्ज कितना होगा, जैसे मैं कहूँ कि एक सपोज डस्टर है, इस पूरे में इतनी लकड़ी लगी है, इतने से पार्ट में कितनी लकड़ी लगेगी, तो नो डाउट इससे कम लकड़ी लगेगी, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर है कि टोटल चार्ज आपने दिया है वो कितना है, +q, लेकिन इतने पार्ट का मतलब है गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा, क्योंकि याद करो गाउस का नियम सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या कहा था अपनों ने कि उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश होगा वो हमेशा मान लेते हैं q' है तो q' q से कम होगा, ठीक है ना, कि इतने पार्ट में इसमें लकड़ी लगेगी वो टोटल से कम लगेगी। सेम एज यहाँ पर जो आवेश होगा वो आवेश इस वाले आवेश से कम होगा, यानी q' इज लेस देन q। क्लियर। अब अपने निकालेंगे कि इस इतने वाले भाग में अपना मेन काम क्या है, q' को निकालना, और यहाँ कैलकुलेशन में q' ही काम आएगा, ठीक है। अब अपने फाइंड करना है q' कितना है, उसको फाइंड करें। उससे पहले देखो इसमें गाउस का रूल लगाएं अपने, तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 की जगह गाउसीय पृष्ठ में देखना है अपने को q' अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, q' अपॉन कहाँ से आया है, q' गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, गाउस का नियम लगा रहे हैं अपने सेम। इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ये तो अपनों ने किया गाउस के नियम से, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है गाउस के नियम से फाई इक्वल टू दिस वन। अब अपने निकालते हैं फाई यानी कि विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा से। वो परिभाषा क्या होती है, फाई इज इक्वल टू E.ds। क्लियर है, E और ds। अब यहाँ देखो एक काल्पनिक पृष्ठ माना है अपनों ने, ये वाला ds ले सकते हो, dA ले सकते हो, ds। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, ds की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। और विद्युत क्षेत्र चूंकि ये प्लस चार्ज है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कौन सी होगी, ये वाली। यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर जो यहाँ जो आवेश है इतने पार्ट में उसके कारण नहीं होगा, उसके कारण अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा है, या यूँ कहें कि इसके कारण इस विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, q' के कारण वो बाहर की तरफ। तो E और ds दोनों में जो एंगल है वो कितना हुआ, 0। तो E.ds इसको ओपन करो, E.ds cos 0, और cos 0 1 होता है, इट मीन्स E इंटू ds की वैल्यू। अब यहाँ देखिए ds किसको माना, इस अल्पांश को, और इसका इंटीग्रेशन कर दे, समाकलन कर दे, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल पूरे का, इस पूरे का क्षेत्रफल, इसका मतलब गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा जो अपनों ने माना है स्मॉल r त्रिज्या का। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो अपने पुट कर सकते हैं 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r क्यों ले रहे हैं, क्लियर होगा, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, कैपिटल नहीं लेना है यहाँ। ये इक्वेशन बन जाएगी 3। अब अपने 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 2 फाई है, इक्वेशन मेथड वही है, प्रोसेस वही है फाई। इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम 2 and 3। इक्वेशन 2 और 3 से, यहाँ से देखिए E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q' अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q' अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया अपने पास q' अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q' की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, q' की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए अपने मेथड यूज़ करेंगे, यूनिटरी मेथड, एकक मेथड कहते हैं हिंदी में इसको। जैसे अपने कहें कि 10 पेन है, उनका मूल्य 60 रुपये है, तो 3 पेन का मूल्य बताओ, तो कैसे निकालते हैं, 10 पेन का मूल्य 60 रुपये है, एक पेन का मूल्य 60 बटा
10, 3 का निकालना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको एक एक मेथड जो छोटी क्लासों में गणित में पढ़ते हैं उसका यूज़ करेंगे। कैसे, अपने को निकालना है क्यू डैश, क्यू डैश का मतलब इस वाले में, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है, इस पूरे गोले का आयतन है। इस आयतन में टोटल आवेश कितना है, क्यू। क्लियर, इस आयतन में टोटल आवेश कितना है, क्यू। बात समझ आ रही होगी। टोटल इसमें गोले में आवेश कितना है, क्यू। अगर यूनिट ले लें अपने तो कितना होगा, Q/4/3 पाई आर क्यूब। यदि एकांक आयतन ले लें तो इतना होगा, और अपना जो गाउसीय पृष्ठ है उसका आयतन कितना है उसमें निकालना है, तो यहाँ कितना आयतन होगा उसका, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। इसमें जो आवेश होगा वो क्यू डैश, वो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। जैसे 10 पेन का मूल्य 60 रुपये, 1 पेन का मूल्य इतना, 3 पेन का मूल्य इतना। क्लियर। अब देखिए इसको क्यू डैश कैसे निकालें, कैलकुलेट करें। 4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आ गया क्यू डैश। इस क्यू डैश की वैल्यू अपने यहाँ पुट करते हैं। क्यू डैश का मान, उसको समीकरण को नाम देना चाहो तो 4, क्यू डैश का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या रिजल्ट आया, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड करें, ई इज इक्वल टू आ गया क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें कैंसिल करते हैं, क्या क्या बचता है अपने पास, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, और अब ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन गया, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देखते हुए अपने क्या लिख सकते हैं, इसको E इज इक्वल टू, ये बन गया इतना पार्ट, 1/k करें, ये k बन गया, 1 दिस वन इज k क्यू आर अपॉन आर क्यूब, k क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये आता है अपने पास रिजल्ट, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में शो करना है, ये वेक्टर और यहाँ पर वेक्टर, तो ये रिजल्ट आता है। यहाँ से देखो E इज़ प्रोपोर्शनल टू R का मतलब ये डिस्टेंस, E इज़ प्रोपोर्शनल टू R। कैपिटल R यहाँ वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रखना, कैपिटल R है वो कांस्टेंट है, इसकी त्रिज्या है। वेरिएबल कौन सा है, यानी चर कौन सा है, वो स्मॉल r है, इसीलिए अपने लिख रहे हैं E इज़ प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान वो दूरी के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, E इज़ प्रोपोर्शनल टू R। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, विशेष रूप से ध्यान रखें आप। अब ग्राफ इसका देखें, केंद्र पे और देखना चाहो तो देख लो, सेंटर पे जैसे जाएंगे, ये दूरी कितनी है r, सेंटर पे जाएंगे तो ये यहाँ पहुँच गए, r का मान कितना होगा 0, r का मान 0 रखो तो E बराबर 0, यानी सेंटर पर यानी O बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र देखें तो वो कितना होगा 0 होगा। प्रीवियस केस जितने भी किए उनमें भी ये किया था कि सेंटर पे विद्युत क्षेत्र का मान 0, इस केस में भी सेंटर पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, नो डाउट। तो ये E इज़ प्रोपोर्शनल टू R। अभी तक जो पीछे केस किए उसमें जैसे जो भी गोले किए अपने, खोखला गोला, चालक गोला, उसमें ये कहीं नहीं आया, E इज़ प्रोपोर्शनल टू R कहीं नहीं आया था। ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² जरूर था, लेकिन ये नहीं आया। ये नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में और स्फेयर के अंदर वहीं ये स्थिति होती है कि E प्रोपोर्शनल टू R। इसको देखते हुए, और डायरेक्शन इसकी हमेशा लंबवत होगी, डायरेक्शन का यहाँ कोई इश्यू नहीं है, सतह के लंबवत होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्लियर है, आर कैप शो कर सकते हैं, आर वेक्टर अपन शो किए। अब इसमें देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे अपन देखा बाहर विद्युत क्षेत्र सतह पे अंदर और केंद्र पर, तो यहाँ देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्ट प्रति मीटर, मात्रक जरूर लिखे, मैं बार बार कह रहा हूँ हर वीडियो में। यहाँ डिस्टेंस लेते हैं सपोज r, प्लस में इधर माइनस में इधर, ये है प्लस r यानी त्रिज्या और ये माइनस r,
इसमें विद्युत क्षेत्र दिखाना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इट मीन्स ये पॉइंट यहीं से शुरू होगा, सेंटर से सतह की तरफ जाएं, सतह का मतलब ये वाला, इस तरफ कह सकते हो, इस तरफ कह सकते हो, सतह तक जाएं तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो आर के प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा और इस तरफ भी कुछ इस तरह से आएगा। ये सतह पे कितनी होगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और मैक्सिमम होती है सतह पे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखें, सतह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। कंडक्टिंग स्फीयर में अपनों ने यहाँ 0 दिखाया था, ये विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, नॉन जीरो है और प्रोपोर्शनल टू आर है। इसके बाद प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली इस साइड, तो ये आता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और आर यानी डिस्टेंस जो है उसके अंदर ग्राफ आपको जरूर शो करना है, ठीक है ना, क्योंकि अपना रिजल्ट है वो ग्राफ से शो होता है वास्तव में। तो ई और आर में ये ग्राफ है, तो ये अपने पास आती है 6th एप्लीकेशन। तो इसी के साथ अपनी जो गाउस की जो एप्लीकेशन थी 6th एप्लीकेशन अपनों ने कंप्लीट की। टोटल 6 एप्लीकेशन ही करनी थी अपने को, वो कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट अपने टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैक्सिमम वीडियो है वो आप तक टाइमली पहुंच सके, और जो आपके कंपेनियन हैं, जो साथी हैं, उन तक भी ये शेयर करें। ये चैनल है, ये वीडियो है, शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।